स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा आज देखो, यद्यपि मैं पिछले वीडियो में कह रहा था कि कल से अपन श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि श्वसन की क्रियाविधि को पढ़ने से पहले आपको श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझना ज़्यादा उपयुक्त है। तो आज इस वीडियो में पहले आपको मैं श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ा रहा हूँ बेटा। एक्चुअल में श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो बेटा बाह्य कारक और दूसरे आंतरिक कारक, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले बाह्य कारक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा बाह्य कारकों में सबसे पहला बाह्य कारक कौन सा है? तापमान, ठीक है। मतलब अपन ये पढ़ेंगे कि तापमान किस प्रकार श्वसन की क्रिया को प्रभावित करता है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें? 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य जीरो डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य ताप बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। ताप बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। बेटा ये अपन ने एक लिमिट बना दी 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु 45 डिग्री से अधिक तापमान पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर एंजाइम विकृतीकरण के कारण एंजाइम विकृतीकरण के कारण श्वसन की क्रिया धीमी होने लगती है। श्वसन की दर, तो बेटा सबसे पहले तो आप इसमें ये पढ़ोगे, श्वसन की दर धीमी होने लगती है, ठीक है बेटा। तो आज अपन ने श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में बाह्य कारक स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसमें सबसे पहला कारक अपन कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? तापमान। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य, ठीक है, ताप बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है, परंतु 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर एंजाइम विकृतीकरण के कारण श्वसन की दर धीमी हो जाती है। आगे चलिए। निम्न ताप पर श्वसन की क्रिया के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। श्वसन की क्रिया के एंजाइम निष्क्रिय श्वसन की क्रिया के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं निम्न ताप पर बेटा। आगे चलिए। अतः श्वसन की दर कम हो जाती है। अतः
श्वसन की दर कम हो जाती है। कम ताप की बात की गई है ये, ठीक है ना। आगे चलिए। इसी कारण शीत ग्रहों में अथवा निम्न ताप पर, इसी कारण शीत ग्रहों में कोल्ड स्टोरेज या निम्न ताप पर फल तथा सब्जियां कई दिनों तक ताज़े बने रहते हैं। फल तथा सब्जियां कई दिनों तक सड़ते नहीं हैं। ठीक है बेटा। तो एक बाह्य कारक के बारे में तो आपको मैंने ये बता दिया। अभी इसमें अपन को एक छोटी सी बात और कहनी है, ठीक है, इसी के अंतर्गत। तो देखो बेटा, एक बार मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसी में फिर मेरे को वांट हॉफ नियम बताना है तापमान के अंतर्गत ही। तो आप ना ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य ताप बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है, परंतु 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर एंजाइमों के विकृतीकरण के कारण श्वसन की दर कम हो जाती है। ऐसे ही अपन ये बोल सकते हैं कि कम ताप पर श्वसन की क्रिया के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, और इन एंजाइमों के निष्क्रिय हो जाने के कारण श्वसन की दर कम हो जाती है। यही कारण है कि शीत ग्रहों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज अथवा फ्रिज अथवा निम्न ताप पर फल तथा सब्जियां कई दिनों तक सड़ती नहीं हैं। ठीक है बेटा। इसी तापमान के अंतर्गत अपन एक छोटा सा नियम और पढ़ने वाले हैं। कई बार छोटे प्रश्नों के अंतर्गत वो आपसे पूछ लिया जाता है स्टार लगा के, वांट हॉफ नियम। ठीक है ना बेटा। क्या पढ़ेंगे इस नियम में? वैसे ये चीज़ अपन एंजाइम में पढ़ चुके हैं। इस नियम के अनुसार 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि से श्वसन की दर दुगनी हो जाती है। इसको बेटा अपन यूँ भी व्यक्त कर सकते हैं Q10 बराबर 2। इसीलिए बेटा इस नियम को Q10 नियम या लॉ भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ आके तापमान का प्रभाव किसके ऊपर? श्वसन की दर के ऊपर पूरा हो जाता है। क्या पढ़ा बेटा इसमें अपन ने? Q10 लॉ या वांट हाफ नियम। इस नियम के अनुसार 5 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से श्वसन की दर पहले की अपेक्षा दुगनी हो जाती है। इसीलिए बेटा अपन ने क्या लिख दिया? Q10 बराबर 2। तो ये तो बेटा पहला बाह्य कारक हो गया।
कौन सा बेटा? तापमान। अब दूसरे बाह्य कारक पे आइए, ऑक्सीजन। क्या प्रतीक है ऑक्सीजन का? O2 है, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑक्सीजन की पर्याप्त सांद्रता श्वसन दर में वृद्धि करती है। O2 की पर्याप्त सांद्रता श्वसन दर में वृद्धि करती है। O2 की पर्याप्त सांद्रता श्वसन दर में वृद्धि करती है, परंतु ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा श्वसनीय एंजाइम्स का संदमन करती है। श्वसनीय एंजाइम का संदमन करती है। तो बेटा एक बात तो आपको इसमें ऑक्सीजन के अंतर्गत ये याद करनी है, जब ऑक्सीजन की सांद्रता शून्य होती है तब केवल जब O2 की सांद्रता शून्य होती है तब केवल कौन से प्रकार का रेस्पायरेशन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना। आगे चलिए इसी में, तथा ऑक्सीजन की कम सांद्रता पर वायवीय और अवायवीय, O2 की कम सांद्रता पर वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं। तो आपको बेटा बाह्य कारक नंबर 2 क्या हेडिंग लिखा था अपन ने? ऑक्सीजन। उसके अंतर्गत जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ये आपको याद करना है, ठीक है। तो एक बार आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ऑक्सीजन बाह्य कारक नंबर 2, ऑक्सीजन की पर्याप्त सांद्रता श्वसन दर में वृद्धि करती है, परंतु ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा श्वसनीय एंजाइम्स का संदमन करती है, मतलब श्वसनीय एंजाइम की सक्रियता को कम करती है। आगे चलिए बेटा, जब ऑक्सीजन की सांद्रता शून्य होती है तो केवल अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है, ठीक है। एक और बात सुन लीजिए, ऑक्सीजन की कम सांद्रता में वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के रेस्पायरेशन संपन्न होते हैं। तो बेटा अभी तक अपन कौन कौन से 2 बाह्य कारक पढ़ चुके हैं? एक तो अपन ने पढ़ लिया बेटा तापमान, दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ लिया? O2। अब तीसरे बाह्य कारक पे आ जाइए, और तीसरा बाह्य कारक आपके सामने बोर्ड पर मैंने कौन सा लिखा? जल। श्वसन क्रिया के एंजाइम्स जल की उपलब्धता में सक्रिय होते हैं। श्वसन क्रिया के एंजाइम्स जल की सक्रियता में जल की उपलब्धता में सक्रिय होते हैं। श्वसन क्रिया के एंजाइम
जल की उपलब्धता में सक्रिय होते हैं। जब सूखे बीजों को जल उपलब्ध होता है सूखे बीजों को जल उपलब्ध होता है सूखे बीजों को जल उपलब्ध होता है तो उनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। उनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। जब सूखे बीजों को जल उपलब्ध होता है तो उनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं तथा बीजों में श्वसन दर तेज हो जाती है। बीजों में श्वसन दर तेज हो जाती है। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए। इसी प्रकार सूखे फलों और बीजों को लंबे समय तक सूखे फलों व बीजों को लंबे समय तक सूखे फलों एवं बीजों को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। भंडारित किया जा सकता है। लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है क्योंकि इनमें जल की कमी होने पर श्वसन की दर काफ़ी कम हो जाती है। तो बेटा ये तीसरे बाह्य कारक के अंतर्गत आपको याद करना है। और तीसरा बाह्य कारक आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने? जल। तो बेटा ध्यानपूर्वक एक बार सुन लीजिए कि इस बाह्य कारक में अपन ने क्या लिखा है। देखिए, श्वसन क्रिया के एंजाइम्स जल की उपलब्धता में सक्रिय होते हैं। जब सूखे बीजों को जल उपलब्ध हो जाता है तो उनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं तथा वो तेजी से श्वसन करने लगते हैं। इसी प्रकार सूखे फलों एवं बीजों को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है क्योंकि इनमें सूखे हैं ना, जल की कमी होने पर श्वसन की दर काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी तक अपन कौन कौन से 3 बाह्य कारक पढ़ चुके बेटा? एक तो अपन ने पढ़ लिया तापमान, दूसरा अपन ने पढ़ लिया ऑक्सीजन, तीसरा अपन ने पढ़ लिया जल। अब अपन चौथा बाह्य कारक पढ़ रहे हैं। क्या हेडिंग लिख रहा हूँ आपके सामने? प्रकाश, लाइट। क्या पढ़ोगे इसमें? यह अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन क्रिया को श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के रंध्र खुले रहते हैं।
प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के रंध्र खुले रहते हैं जो गैसीय विनिमय हेतु आवश्यक होते हैं। भाई जब रंध्र खुले होंगे तभी तो गैसीय विनिमय हो पाएगा। प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शर्करा निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शर्करा निर्मित करते हैं। और आप तो जानते ही हैं बेटा, ग्लूकोज और शर्करा एक ही बात है। ये श्वसन की क्रिया का मुख्य क्रियाधार है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, शर्करा की सांद्रता बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। शर्करा की सांद्रता बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। अधिक प्रकाश तीव्रता में तापमान भी बढ़ जाएगा। अधिक प्रकाश तीव्रता में तापमान के बढ़ने से श्वसन दर में वृद्धि होती है। तो बेटा ये अपन ने चौथा बाह्य कारक यानी कि प्रकाश खत्म कर दिया। क्या लिखा है, क्या आपको इसमें समझना है? ध्यानपूर्वक एक बार आप बोर्ड पे देख के सुन लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए बेटा, पहला बाह्य कारक अपन ने कौन सा पढ़ा था? तापमान। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जल, और चौथा क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रकाश। क्या लिखा है इसमें मैंने? यह अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन की क्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पादपों के पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है बेटा। एक और बात, रंध्रों के खुले होने से गैसीय विनिमय सुगमता से हो पाता है। प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शर्करा का निर्माण करते हैं। और बेटा शर्करा आप जानते ही हैं श्वसन की क्रिया का एक मुख्य क्रियाधार है। तो ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। बैठ गई ना आपके समझ में? और एक बात, अधिक प्रकाश तीव्रता में तापमान बढ़ जाता है, और तापमान के बढ़ने से भी श्वसन की दर में वृद्धि होती है। अब अपन पांचवें और अंतिम बाह्य कारक को ख़त्म कर लेते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 और अंतिम बाह्य कारक कौन सा है? CO2। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता सामान्य से अधिक हो जाने पर वायुमंडल में CO2 की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर श्वसन की दर को घटा देती है।
क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है, श्वसन की दर कम हो जाती है। तो एक पॉइंट तो बेटा इसमें ये हो गया कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। बीजों के अंकुरण और पादप वृद्धि पर बीजों के अंकुरण व पादप वृद्धि पर CO2 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसी में हीथ वैज्ञानिक का नाम है, हीथ ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, हीथ ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जब हीथ ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जब CO2 की अधिकता होती है, CO2 की अधिकता होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्रों के बंद हो जाने से O2 नहीं मिल पाती, O2 नहीं मिल पाती। वह श्वसन दर घट जाती है या रुक ही जाती है बेटा। तो बेटा यहाँ आके अपने सारे के सारे बाह्य कारक खत्म हो जाते हैं। अंतिम बाह्य कारक कौन सा है बेटा? CO2। क्या लिखा है इसमें? वायुमंडल में CO2 की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। बीजों के अंकुरण और पादप वृद्धि पर भी CO2 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और बेटा क्या लिखा है? हीथ ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जब CO2 की अधिकता होती है तो पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र बंद हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इसी कारण वो श्वसन की दर कम हो जाती है। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको मैंने श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों की जानकारी दी। कितने बाह्य कारक पढ़े अपन ने? टोटल 5। कौन कौन से पढ़े? तापमान पढ़ा बेटा, ऑक्सीजन, प्रकाश, CO2 एवं जल। अगले वीडियो में बेटा अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक पढ़ेंगे। श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।